हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों एक चीज़ मैंने कॉमनली देखी है कि कई बार लोग लैब टेस्ट कराते हैं। आजकल तो लैब टेस्ट में बहुत अलग अलग किस्म के पैकेज मिल जाते हैं ना। तो कोई भी पैकेज करा लिया और उसमें नॉर्मली यूरिक एसिड शामिल होता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में बढ़ा हुआ आ गया और फिर ठीक से हमें पता नहीं लगता कि आखिर इसका क्या मतलब है, इसका रियल में मायने क्या है। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई सिम्टम्स या कोई लक्षण नहीं है, तब भी अगर हमने पैकेज करा लिया और उसमें अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो फिर मन में ऐसा लगता है कि यार मुझे कौन सी प्रॉब्लम हो गई है। फिर ऐसा लगता है कि फटाफट डॉक्टर के पास जाओ, घबराहट हो जाती है मतलब अंदर से। तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड एक्चुअली है क्या। आई एम श्योर ज़्यादातर लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है, बनता कैसे है, बॉडी में इसका लेवल ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों मैं आपके साथ बात करूंगा कि यूरिक एसिड बढ़ने के जो मेन कारण होते हैं, मैं आपके साथ 15 कारण डिस्कस करूंगा। दोस्तों सारी की सारी बात बिल्कुल साइंटिफिक है। जो भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में दोस्तों बातें आती हैं सारी, मतलब कि जो भी प्रयोगात्मक रूप से पूरी तरह से परीक्षित नॉलेज है, मतलब आप जिस पे 100% रिलाई कर सकते हो, जो मॉडर्न साइंस से वैलिडेटेड इन्फॉर्मेशन है, वही मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों, ताकि आपको भी मन में आइडिया रहे यूरिक एसिड आखिर क्या चीज़ होती है और इसके बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों जो भी लाइफस्टाइल के टिप्स होते हैं, मतलब अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसे क्या क्या चीज़ें लाइफस्टाइल में ध्यान रखनी होती हैं, उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपके साथ बातें करूँगा। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, दोस्तों इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करना स्टार्ट करते हैं कि यूरिक एसिड आखिर क्या होता है, बॉडी में बनता कैसे है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में जो भी सेल्स होती हैं ना, जो भी कोशिकाएं होती हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब उनकी डेथ होने लगती है, मतलब नॉर्मली जब वो ओल्ड हो जाती हैं फिर उनकी डेथ होती है, तो उन सेल्स के अंदर जो भी डीएनए होता है और जो प्रोटीन्स होते हैं, जब ये डीएनए और प्रोटीन्स दोस्तों डाइजेस्ट होते हैं, फिर प्यूरिन नाम का सब्सटेंस बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्यूरिन के ब्रेकडाउन होने से यूरिक एसिड बनता है। ये इंपॉर्टेंट है जानना हमें। तो दोस्तों ये प्यूरिन हमारी जो सेल्स जिनकी डेथ हो रही है उनके अंदर प्रोटीन और डीएनए के ब्रेकडाउन होने से बनता है। प्लस दोस्तों ये प्यूरिन हमें कुछ एक खाने पीने के पदार्थों से भी मिलता है। ठीक है, तो दो सोर्स हैं, एक तो हमें बाहर से मिलता है खाने पीने की चीज़ों के जरिए, प्लस हमारी जो भी सेल्स की डेथ हो रही होती है, उनकी डेथ होने से क्या होता है कि जो उनके अंदर प्रोटीन है, जो उनके अंदर डीएनए है, वो डाइजेस्ट होता है, तो उनसे प्यूरिन बनता है। और प्यूरिन जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो उससे यूरिक एसिड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि यूरिक एसिड का ब्रेकडाउन हम नहीं कर पाते। बहुत सारे जो स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो यूरिक एसिड का भी ब्रेकडाउन कर देते हैं, लेकिन ह्यूमंस में ये वाली एबिलिटी नहीं है। दोस्तों यूरिक एसिड बनता है लीवर में। ठीक है, और इसका जो दोस्तों उत्सर्जन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो लगभग आप मान लीजिए कि 70% तो किडनी के ज़रिए होता है और बाकी 30% जो है वो हमारी आंतों के ज़रिए, हमारे स्टूल से होता है। दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने के मेन दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा हो गया बॉडी में, जिसकी वजह से प्यूरिन ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड बना रहा है। दूसरा कारण ये है कि यूरिक एसिड है बॉडी में ठीक ठाक, लेकिन उसका उत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में वो इकट्ठा होता जा रहा है। मतलब यूरिक एसिड का ठीक से बॉडी से एक्सक्रीशन बाहर नहीं हो पा रहा। तो इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल दोस्तों बढ़ा हुआ दिख सकता है। दोस्तों अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उससे बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है दोस्तों, हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की भी संभावना रहती है दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। किडनी में दोस्तों स्टोन्स हो सकते हैं और गाउट नाम की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हमारे जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, पेनफुल कंडीशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और है दोस्तों कि साइंटिफिक डिस्कवरी में ये चीज़ पता लगी है कि यूरिक एसिड कोई ऐसे नहीं है कि बिल्कुल वेस्ट चीज़ है। मतलब हमारी बॉडी में लगभग 50-60% जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरह से आप ये समझिए कि जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनसे लड़ करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने की जो क्षमता होती है, जिनमें कंपाउंड में, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो यूरिक एसिड का भी दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट रोल होता है, बल्कि बॉडी में जो भी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी टोटल बॉडी की होती है उसमें लगभग 50-60% यूरिक एसिड की वजह से होता है। तो यूरिक एसिड अपने आप में ख़राब नहीं है, इसका नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाना वो एक गलत चीज़ है। अगर रेंज में होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर यूरिक एसिड का हाई लेवल बॉडी के अंदर बना रहे तो उसे हम हाइपर यूरिकीमिया कहते हैं। और दोस्तों ये वाली कंडीशन अपने आप में अच्छी नहीं होती, डेंजरस हो सकती है, क्योंकि इससे बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर आप ये समझिए कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिसे हम फ्री रेडिकल्स भी कहते हैं, जो कि बॉडी की सेल्स को अलग अलग किस्म से डैमेज करते हैं। तो दोस्तों वो वाली जो कंडीशन है वो पैदा हो सकती है शरीर के अंदर, जिससे कि हमारी सेल्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब हो गया कि सेल्स को इंजरी हो सकती है,
केमिकल इंजरी हो सकती है, अंदर अंदर से सेल्स जो हैं वो मतलब कि चोटिल हो सकती हैं, जिसकी वजह से कि उनके काम करने की दोस्तों कैपेसिटी, सेल्स की काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। और अगर सेल्स हमारी सुचारू रूप से अपना काम ठीक से दोस्तों नहीं करेंगी तो फिर हमारी बॉडी के फंक्शंस प्रभावित हो जाएंगे, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग सिस्टम्स दोस्तों नेगेटिवली अफेक्ट हो जाएंगे। तो यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ होता है वो गलत होता है। वो यूरिक एसिड हमेशा रेंज में होना चाहिए। जब रेंज में होता है दोस्तों तब वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, लेकिन अगर रेंज से बाहर है तो वो उसका उल्टा काम करना स्टार्ट कर देगा, वो बॉडी को ही डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों बात करते हैं कि किस किस वजह से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। तो दोस्तों पहली चीज़ है कि अगर हमारी बॉडी में जो डाइट जा रही है, अगर उसमें प्यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, जैसे हम हाई प्यूरिन डाइट खाएंगे, तब हमारी बॉडी में दोस्तों टेंडेंसी होती है कि चूँकि प्यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो वो ब्रेक डाउन होगा, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बन जाएगा। अल्कोहल में दोस्तों प्यूरिन ज़्यादा होता है। रेड मीट में प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। दोस्तों कई तरह के सी फूड होते हैं, उनमें भी प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। जो भी ऑर्गन मीट है, मतलब कि जैसे टंग हो गई, लीवर हो गया, किडनी हो गई, ये सब चीज़ें उनके अंदर भी दोस्तों प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा होता है। दोस्तों अगर हम उस तरह के खाने की बात करें कि जिसमें प्यूरिन का अमाउंट ठीक ठाक है, मतलब मॉडरेट है, तो दोस्तों ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उसका भी हम अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस करेंगे तब भी बॉडी में प्यूरिन का अमाउंट ज़्यादा आ रहा होता है। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हैं, कई अलग अलग किस्म की दालें हो गई, राजमा हो गए दोस्तों, मशरूम्स हो गए, मटर हो गई दोस्तों, पालक हो गई, या जैसे गेहूं का चोकर होता है, बीन्स हो गई, इन सब चीज़ों में दोस्तों प्यूरिन का अमाउंट जो है वो मॉडरेट होता है, जैसे कि सोयाबीन भी हो गई। तो दोस्तों देखा गया है कि जिनके अंदर अगर यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो उन लोगों को फिर ये खास ध्यान रखना होता है कि प्यूरिन रिच जो खाना है वो उन्हें कम लेना होता है, मतलब कि मॉडरेशन में लेना होता है, उसका वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि स्टडीज़ में ये भी पता लगा है कि अगर मीट बेस्ड हम अपना पोर्शन 1 पोर्शन बढ़ा दें, अगर जैसे अगर मीट खाते हैं तो उसमें अगर हम 1 पोर्शन डेली अपनी डाइट में बढ़ा दें तो गाउट होने के चांस लगभग 20% तक बढ़ जाते हैं। मतलब क्योंकि बॉडी के अंदर ऑब्वियसली अगर मीट ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे प्यूरिन ज़्यादा आ रहा है, प्यूरिन ब्रेकडाउन होगा दोस्तों, यूरिक एसिड बनाएगा जो बॉडी में बढ़ जाएगा, तो फिर उससे गाउट होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि फ्रक्टोज एक तरह की शुगर होती है। बहुत सारे जो ड्रिंक्स होती हैं, ड्रिंक्स मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं जो नॉर्मल बच्चे बच्चे सब लोग पीते हैं, उनके अंदर दोस्तों फ्रक्टोज का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा लेबल देख लेना चाहिए। तो फ्रक्टोज का अमाउंट भी जब बॉडी में ज़्यादा आता है तो फ्रक्टोज भी कन्वर्ट होकर के प्यूरिन बनाता है, और आपको पता है प्यूरिन से यूरिक एसिड बनता है। तो फ्रक्टोज भी अगर डाइट में ज़्यादा हो दोस्तों तो उससे भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों फ्रक्टोज के 2 और काम भी होते हैं यहाँ पे, कि एक तो फ्रक्टोज यूरिक एसिड को बनाने में भी हेल्प करता है, कुछ एक अमाइनो एसिड्स प्रिकर्सर से, जैसे कि ग्लाइसिन। ठीक है, तो मतलब ग्लाइसिन को स्टिमुलेट करेगा कि उनसे यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाए। पहली चीज़, मतलब खुद तो फ्रक्टोज ब्रेकडाउन होकर के यूरिक एसिड बना ही रहा है, यूरिक एसिड अलग से बनाने में भी हेल्प कर रहा है कि ग्लाइसिन नाम के पदार्थ को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्लस फ्रक्टोज जो है वो यूरिक एसिड के साथ कम्पीट कर रहा है, मुकाबला कर रहा है यूरिन के जरिए बाहर निकलने में। तो उसमें क्या हो रहा है कि यूरिक एसिड अगर वैसे तो ज़्यादा निकल जाता बाहर, लेकिन चूंकि फ्रक्टोज है कंपटीशन देने के लिए, थोड़ा बहुत फ्रक्टोज भी निकलेगा, थोड़े बहुत यूरिक एसिड को निकलने से रोक देगा। इसके ज़रिए भी दोस्तों ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है, क्योंकि अगर यूरिक एसिड ठीक से यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकलेगा तो ब्लड में ही रह जाएगा। दोस्तों यूरिन बनने की प्रोसेस क्या होती है कि जो ब्लड है ना, वो ब्लड हमारी किडनी के अंदर छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं, एक्सक्रीशन की मतलब उत्सर्जन की यूनिट्स होती हैं, जिनका नाम होता है कि नेफ्रॉन। तो ब्लड उन नेफ्रॉन से पास होता है, तो फिर क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जो भी वेस्ट पदार्थ हैं, वो सारे के सारे छन जाते हैं, मतलब छन करके वो हमारी किडनी के अंदर आ जाते हैं, और किडनी के ज़रिए फिर दोस्तों वो मतलब यूरिन जो है वो ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, ब्लैडर से फिर आगे वो यूरेथ्रा के ज़रिए शरीर से बाहर निकल जाता है। दोस्तों अगला कारण है ओबेसिटी, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा शरीर का वज़न होना। तो दोस्तों जिन लोगों के अंदर ओबेसिटी की शिकायत होती है उनकी बॉडी में भी यूरिक एसिड देखा गया है कि ज़्यादा बनता है। दोस्तों देखा जाता है कि जो लोग ओवरवेट होते हैं या ओबीस होते हैं उनके अंदर लेप्टिन भी ज़्यादा होता है, लेप्टिन नाम का हार्मोन भी ज़्यादा होता है। दोस्तों मैंने एक वीडियो अलग से लेप्टिन पे बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेप्टिन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ओबीस लोगों में कि लेप्टिन रेजिस्टेंस वाली कंडीशन हो जाती है। तो दोस्तों ये भी एक कोरिलेशन देखा गया है कि जब बॉडी में लेप्टिन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो नॉर्मली यूरिक एसिड का अमाउंट भी ज़्यादा होता है। तो आपको इसमें क्या समझना है, आपको इसमें ये समझना है कि अगर बॉडी का वेट नॉर्मल से ज़्यादा है, रेंज से ज़्यादा है, तो आपके अंदर टेंडेंसी ज़्यादा है यूरिक एसिड बनने की। यूरिक एसिड का लेवल दोस्तों नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो सकता है आपके केस में। दोस्तों अगला कारण है कि जिन लोगों के अंदर बहुत जल्दी ही बहुत ज़्यादा बॉडी का वजन कम हो जाता है, जो लोग या तो बहुत क्रैश डाइट पे चले जाते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं कि जिससे उनके शरीर का वजन बहुत जल्दी कम हो जाए, उनके अंदर भी दोस्तों चांस होता है कि यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। कई बार दोस्तों लोग बैरिएट्रिक सर्जरी कराते हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी का मतलब होता है कि वज़न को कम करने वाला जो ऑपरेशन होता है, पेट का या आंतों का, उसमें अलग अलग किस्म के उसमें ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे भी पेशेंट्स में देखा जाता है कि उनमें चूँकि वेट लॉस कई बार बहुत जल्दी हो जाता है तो यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना हो सकती है। आपको इन जनरल इसमें भी यही समझ के चलना है कि हमें अपने, अगर हम वेट कंट्रोल कर रहे हैं अपना,
अगर हम ज़्यादा बढ़े हुए वज़न से एक नॉर्मल वज़न में आने की चेष्टा कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ एकदम एब्रप्टली नहीं करनी है, धीरे-धीरे करनी है, ग्रेजुअल करनी है। दोस्तों अगला कारण है कि जब बॉडी में डिहाइड्रेशन रहता है, मतलब कि इसे अगर आप नॉर्मल भाषा में समझें, अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी रहती है, तब भी यूरिक एसिड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन ना पैदा हो। ठीक है? तो हमें अपना वाटर का इंटेक बिल्कुल ऑप्टिमम रखना है। दोस्तों अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अल्कोहल का इंटेक करने से भी यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। दोस्तों अल्कोहल क्या करता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और लैक्टिक एसिड फिर यूरिक एसिड को बनाने के लिए प्रमोशन कर सकता है। साथ-साथ दोस्तों क्या होता है कि अल्कोहल जो है वो प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन करने की प्रोसेस को भी फास्ट कर देता है। तो प्यूरिन्स अगर ब्रेकडाउन होंगे तो फिर यूरिक एसिड बनेगा ही। तो अल्कोहल आपको ये मान के चलना है दोस्तों कि किसी भी क्वांटिटी में ठीक नहीं है, और अल्कोहल का एक अच्छा खासा रोल होता है बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाने में। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। दोस्तों किडनी में अगर किसी भी किस्म की बीमारी है, अगर कोई भी किस्म की किडनी डिसीज़ है दोस्तों, तब भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि जो यूरिक एसिड है वो ठीक से किडनी के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, निकल नहीं पाएगा, उसका उत्सर्जन नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो ब्लड में ही रह जाएगा, तो उसका लेवल दोस्तों ब्लड में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों किसी भी किस्म की किडनी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा आ सकता है। दोस्तों कई बार लोग कुछ डाइटिंग ऐसी करते हैं कि उसमें बहुत लंबे टाइम के लिए लोग फास्टिंग पे आ जाते हैं, मतलब कि खाना पीना बंद कर देते हैं। तो अगर फास्टिंग भी बहुत लंबे टाइम के लिए चले तब भी ऐसा होता है कि बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। प्लस दोस्तों कई बार लोग कीटोजेनिक डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं। कीटोजेनिक डाइट का मतलब होता है कि ऐसी डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसका अमाउंट कम हो, फैट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, और प्रोटीन का अमाउंट जितना होना चाहिए नॉर्मल उतना ही हो। तो दोस्तों ऐसी डाइट लेने पर भी चांसेस होते हैं हमेशा कि यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। इस डाइट को लेने का पीछे पर्पज़ उनका ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट को वो एक्चुअली फ़ैट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कि जो बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट से ना पूरी हो बल्कि फ़ैट से पूरी हो। लेकिन इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि बॉडी में कीटोन्स बनते हैं, कीटोसिस होता है, जिससे कि दोस्तों यूरिक एसिड का अमाउंट भी ब्लड में बढ़ सकता है। तो दोस्तों हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फास्टिंग से या कीटोजेनिक डाइट से भी ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ने का चांस रहता है। दोस्तों एक ये भी लिंक देखा जा रहा है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनके अंदर भी चांसेस कुछ देखे गए हैं यूरिक एसिड के बढ़ने के। तो ये भी एक कोरिलेशन है। अब एग्जैक्टली ये कॉज है कि नहीं, मतलब विटामिन डी कम होने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इस बारे में भी रिसर्च चल रही है, लेकिन एक ये कोरिलेशन है कि अगर विटामिन डी कम है तो संभावना है कि यूरिक एसिड का अमाउंट हो सकता है बढ़ा हुआ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विटामिन डी का लेवल हमें नॉर्मल रेंज के अंदर रखने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों अगर थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं तब भी यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना हो सकती है। अगर हाइपर थायराइडिज्म है, मतलब अगर थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा काम कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ही बढ़ सकता है, मतलब कि बॉडी में ज़्यादा बन सकता है यूरिक एसिड। और अगर दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म है, जिसमें कि थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से कम काम कर रही है, उसमें क्या होता है कि इसका जो एक्सक्रीशन है किडनी के ज़रिए यूरिक एसिड का वो कम हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में दोस्तों ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा दिख सकता है। दोस्तों हमारी बॉडी में एक पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। तो दोस्तों पैराथायरॉयड ग्लैंड का काम क्या होता है कि ये पैराथायरॉयड हार्मोन निकालती है। तो दोस्तों अगर ये वाला हार्मोन भी ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, तो उससे भी क्या होता है कि किडनी के ज़रिए जो यूरिक एसिड है उसका एक्सक्रीशन कम हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड में इसका लेवल बढ़ सकता है। प्लस फ्रेंड्स अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कम काम कर रही है, मतलब अगर जो पैराथायरॉयड हार्मोन है उसका लेवल कम है बॉडी में, तब भी दोस्तों देखा गया है कि ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो मतलब दोनों ही चीज़ें हैं कि अगर पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तब भी चांस है, अगर कम है तब भी चांस है, जैसे कि थायराइड हार्मोन के साथ में है। तो मतलब कि ये जो हार्मोन्स हैं दोस्तों, थायराइड हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ये अगर रेंज में हो तभी ठीक है, मतलब रेंज से अगर आगे पीछे जाएंगे तो यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। दोस्तों कई तरह की मेडिसिन्स होती हैं जिनको लेने की वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। तो दोस्तों डायूरेटिक्स होते हैं जो हमारी बॉडी से वाटर को बाहर निकालते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों डायूरेटिक्स कई बार ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को दी जाती है, प्लस कुछ हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स को भी दोस्तों दी जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात है। प्लस दोस्तों कई बार पेशेंट्स को एस्पिरिन लेनी होती है लंबे टाइम के लिए। एस्पिरिन भी दोस्तों खून को नॉर्मली पतला करती है और हार्ट पेशेंट्स को नॉर्मली दी जाती है। इससे भी दोस्तों लंबे टाइम से अगर लेते रहें तो चांसेस हो सकते हैं कि ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाए। दोस्तों कई तरह की मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। मतलब दोस्तों क्या होता है, कई बार हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो थोड़ा सा आपे से बाहर हो जाता है, मतलब ओवर एक्टिव हो जाता है और हमारे बॉडी की सेल्स को ही नष्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में कई बार हमें इम्यून सिस्टम को दबाने वाली, मतलब कंट्रोल करने वाली दवाएं देनी होती हैं, और इन दवाओं में भी दोस्तों ये साइड इफेक्ट हो सकता है कि यूरिक एसिड का अमाउंट जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों कई तरह के कैंसर्स में कुछ कीमोथेरेपी की दवाई दी जाती है। कीमोथेरेपी से क्या होता है दोस्तों कि जो सेल्स हैं उन सेल्स की जल्दी से मृत्यु होती है। तो उससे भी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, कि बॉडी में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। दोस्तों विटामिन B3 जिसे हम नियासिन कहते हैं, कई बार वो भी लोग सप्लीमेंट्स की तरह से लेते रहते हैं, तो वो भी अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी दोस्तों यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। कुछ एक इम्पोर्टेंस की दवाएं होती हैं,
जो पुरुष नपुंसकता होती है, तो उनसे भी दोस्तों देखा जाता है कि यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन नाम का जो मेल हार्मोन होता है, कई बार लोग उसका भी सप्लीमेंटेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी वजह से भी दोस्तों यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। सोसाइटी में दोस्तों ये चीज़ एक होती है कई बार कि सपोज़ मिडिल एज में है और अगर ऐसी कोई कंप्लेन करे कि कुछ बॉडी में कमज़ोरी हो रही है, जॉइंट्स में दर्द वर्द होता है, तो बहुत बार ऐसा लोग कह देते हैं कि हाँ, आप टेस्टोस्टेरोन आपके अंदर कम हो गया होगा, उसका सप्लीमेंटेशन ले लो। कुछ एक डॉक्टर्स लगा भी देते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रेंज में अगर टेस्टोस्टेरोन है पहले चेक करना चाहिए, तो फिर सप्लीमेंटेशन देने का कोई मतलब नहीं है। अगर रेंज से कम है तो एक अलग बात होती है, फिर उस टाइम पे चेक करना चाहिए कि उसका लेवल कम क्यों हुआ है, ठीक है? उसके बाद फिर इलाज की बात आती है। दोस्तों कई तरह के जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों लेश-नियान सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में भी दोस्तों चांसेस होते हैं कि यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा। साथ-साथ दोस्तों कैली-सीग-मिलर सिंड्रोम होता है जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और दोस्तों हमारी बॉडी में कई अलग-अलग तरह के जीन्स होते हैं जिनमें कि म्यूटेशंस अगर हैं तब भी यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। दोस्तों और कारणों की बात करूँ तो जैसे-जैसे एज बढ़ती है ना, वैसे-वैसे भी चांसेस बढ़ते जाते हैं कि ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। मतलब एजिंग अपने आप में एक रिस्क फैक्टर होती है, आप समझिए, ब्लड में यूरिक एसिड के अमाउंट ज़्यादा होने के। दोस्तों अगला कारण है कि लैक ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन, मतलब जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन है, अगर उसकी भी कमी हो जाती है तब भी चांसेस होते हैं कि यूरिक एसिड का अमाउंट दोस्तों ब्लड में बढ़ जाएगा। तो वो महिलाएं जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, मतलब जिन महिलाओं में मेनोपॉज आ चुका है, उन उसके बाद फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बहुत कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है दोस्तों, तो फिर उस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं नॉर्मली, बजाय कि प्री मेनोपॉजल के। और दोस्तों पुरुषों में तो ईस्ट्रोजन हार्मोन नेग्लिजिबल ही होता है, तो फिर पुरुषों में प्री मेनोपॉजल महिलाओं के बजाय चांसेस ज़्यादा होते ही हैं, यूरिक एसिड जो है वो ब्लड में इकट्ठा हो सकता है, बढ़ सकता है। दोस्तों अगला कारण है लीड पॉइजनिंग। तो अगर लीड का एक्सपोजर ज़्यादा है बॉडी में तब भी चांसेस हो सकते हैं कि किडनी पे प्रभाव आ जाएगा और यूरिक एसिड का दोस्तों ठीक से एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि लीड का अगर एक्सपोजर ज़्यादा है, एक तरह का केमिकल ही होता है दोस्तों, और कई अलग अलग तरह के सामानों में ये मिक्स होता है, टॉयज़ में, कई बार प्लास्टिक्स में, कई बार अलग अलग किस्म के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनमें भी। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा लीड का एक्सपोजर जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो रहा। दोस्तों एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है हाई सेल टर्नओवर स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं, मतलब जो कोशिकाएं हैं, उनका टर्नओवर जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब वो जल्दी जल्दी से नष्ट हो रही हैं, जल्दी जल्दी से बन रही हैं। तो अगर एक हीमोलिसिस वाली कंडीशन है, मतलब हीमोलिसिस कई तरह का हो सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया अगर आपने सुना हो तो। हीमोलिसिस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों रक्त की कणिकाएँ हैं, वो जल्दी जल्दी से नष्ट हो रही हैं, तो इस कंडीशन में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। एक कंडीशन दोस्तों होती है रैप्डोमायोलिसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल्स है ना, मसल्स में हमारी डैमेज होता है, जिसकी वजह से कि वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है मसल सेल्स। उससे क्या होता है दोस्तों कि मायोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन है वो बनता है, और वो प्रोटीन दोस्तों हमारी किडनी के लिए डेंजरस हो सकता है। रैप्डोमायोलिसिस के मेन कारणों की अगर बात करें शॉर्ट में, तो कई बार अल्कोहल अब्यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने या ड्रग्स लेने की वजह से कुछ एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर एक ही जगह पे लंबे टाइम के लिए बैठे हैं तब भी हो सकता है। अगर कोई चोट वोट लग गई है, कुछ इंजरी बॉडी में ज़्यादा लग गई है, उसकी वजह से भी रैप्डोमायोलिसिस हो सकता है। तो हमें इन बातों को अपने मन में रखना है। प्लस दोस्तों ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम होता है, मतलब जिसके बारे में अभी बात की थी कि अगर बॉडी में कोई ट्यूमर है सपोज़, तो फिर कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी से क्या होता है कि जल्दी जल्दी से ट्यूमर की सेल्स नष्ट होती हैं, कई बार नॉर्मल सेल्स भी साथ में नष्ट होती हैं ऑब्वियसली। तो सेल्स मतलब ज़्यादा नष्ट हो रही हैं, तो इसकी वजह से भी फिर क्या होता है कि ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिससे हमारी बॉडी की सेल्स जल्दी जल्दी नष्ट हो रही हैं, ठीक है, यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ सकता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि लाइफस्टाइल के मेथड्स वो क्या क्या हो सकते हैं कि अगर किसी को यूरिक एसिड ज़्यादा है तो क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपको डॉक्टर्स ने मेडिसिन लिखी हुई हैं यूरिक एसिड कम करने के लिए, बिल्कुल लेते रहो आप। ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं इसको प्राकृतिक तरीके से ही पूरी तरह ख़त्म कर दूंगा, यूरिक एसिड नॉर्मल ले आऊँगा। डॉक्टर्स हर एक को मेडिसिन नहीं लिखते हैं। अगर आपको लिखी है मेडिसिन यूरिक एसिड कम करने के लिए, और अगर डॉक्टर्स जो हैं वो क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली 100% लेनी चाहिए। अगर दोस्तों लाइफस्टाइल टिप्स की बात करूँ तो आपको अल्कोहल बंद कर देना चाहिए, उससे यूरिक एसिड बढ़ता है। जो भी दोस्तों हाई प्यूरिन फूड होता है, जो भी प्यूरिन के रिच सोर्सेज वाला फूड होता है, जिसके बारे में हमने बात की थी, आपको नहीं लेना चाहिए। मतलब आपको अगर आपको यूरिक एसिड ज़्यादा है, फिर आपको लेने से ऑब्वियसली और ज़्यादा ही बढ़ेगा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी बॉडी का वजन ज़्यादा है तब भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है आपके साथ, अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं, तो आपको अपनी बॉडी का वजन दोस्तों नॉर्मल रेंज में लाने के लिए भरसक हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिस अपनी मेडिकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। मतलब कोई भी क्रैश डाइट वगैरह तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया भी था कि उनसे भी यूरिक एसिड को बढ़ने की संभावना हो जाती है। साथ साथ फ्रेंड्स आपको अपनी बॉडी में हाइड्रेशन, मतलब कि जो पानी की मात्रा है वो ठीक ठाक होनी चाहिए आपकी सेल्स के अंदर, मतलब कि आपको पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए।
दोस्तों स्टडीज़ में ये भी लिंक पाया गया है कि जो कॉफ़ी इंटेक है हमारा, या जो हमारी चाय का इंटेक है, अगर हम कॉफ़ी पीते हैं या चाय पीते हैं तो उससे भी हेल्प मिल सकती है हमारी बॉडी को, हमारा यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है उसे रेंज में लाने पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ भी ले सकते हैं, ग्रीन टी या नॉर्मल चाय या कॉफ़ी। और कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन की वजह से ये वाला इफ़ेक्ट नहीं है। कॉफ़ी में और भी अलग-अलग किस्म के सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे कि ये यूरिक एसिड को नॉर्मल रेंज में लाने में हेल्प मिल सकती है। बट ये आप मान के चलना कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट नहीं है कि अगर आपने कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया, चाय पीनी स्टार्ट कर दी, उससे आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा इफ़ेक्ट है, आप समझ रहे हैं? तो अगर आप अपनी लाइफ़ में जैसे कि बिल्कुल भी नहीं पीते हैं कॉफ़ी या चाय, लेकिन पी सकते हैं, और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं है जिसमें कि आपको चाय और कॉफ़ी पीना मना है, तो आप डेफ़िनिटली आपको लेनी चाहिए। दोस्तों विटामिन सी का भी रोल देखा गया है यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल में रखने पे। तो विटामिन सी का अमाउंट हमें अपनी बॉडी में हमेशा ठीक-ठाक लेना चाहिए। देखा गया है कि विटामिन सी दोस्तों हेल्प करता है कि जो भी एक्स्ट्रा यूरिक एसिड है, उसको किडनी के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करने में। तो आपको पता है विटामिन सी किन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। हमें दोस्तों अपने आहार में ये चीज़ें शामिल करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अलग-अलग किस्म के दोस्तों फल होते हैं जो नॉर्मली टैंगी या खट्टे फल होते हैं। ऑरेंज हो गया दोस्तों, आँवले हो गए या बेरीज़ हो गई, ठीक है? जो भी दोस्तों खट्टे फल होते हैं उनके अंदर विटामिन सी ज़्यादा होता है। नींबू हो गया, तो हमें विटामिन सी का भी इंटेक ठीक-ठाक रखना है अपनी बॉडी में, ये ध्यान रखना है। दोस्तों ये भी देखा गया है रिसर्च में कि दूध लेने से मतलब डेयरी का सेवन करने से भी क्या होता है कि ये बॉडी में हेल्प मिल सकती है यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल रेंज में रहने पे। तो अगर हमारी बॉडी में दोस्तों मिल्क ठीक से ले रहे हैं, बाहर से पी रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोटीन्स आएँगे वो क्या हेल्प करेंगे कि जो यूरिक एसिड का दोस्तों बढ़ा हुआ अमाउंट है वो किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट हो जाए। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि फ्रक्टोज़ का अमाउंट ज़्यादा हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? प्लस हमें सुक्रोज़ भी नहीं लेना, मतलब ये शुगर के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलग-अलग किस्म की शुगर होती हैं। तो दोस्तों जो भी हमें बाहर से ड्रिंक्स होती हैं पीने वाली, सोडा हो गए या जो कैंडीज़ हो गई या जो बाहर के जूसेज़ होते हैं बने-बनाए पैकेज्ड, मोस्टली हर चीज़ के अंदर में दोस्तों फ्रक्टोज़ या सुक्रोज़ होता ही है। सुक्रोज़ तो नॉर्मल चीनी का नाम ही है, ठीक है? तो फ्रक्टोज़ या सुक्रोज़ अगर अमाउंट ज़्यादा हम ले रहे हैं या अगर नॉर्मल भी ले रहे हैं, तो उससे भी ये होता है टेंडेंसी कि यूरिक एसिड का अमाउंट दोस्तों बढ़ सकता है। तो अगर किसी का ऑलरेडी यूरिक एसिड ज़्यादा है तो फिर उसको इन चीज़ों का थोड़ा स्ट्रिक्ट परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मली महिलाओं में, फीमेल्स में लगभग 2.5 से 7 के बीच में होता है और पुरुषों में लगभग 3.5 से 8.5 के बीच में होता है। हालाँकि ये रेंज दोस्तों डिफ़र कर सकती है लैब टू लैब, ठीक है? तो जो भी आपने लैब टेस्ट कराया है उस लैब टेस्ट की रिपोर्ट में जो रेंज लिखी है, उस रेंज से अगर ज़्यादा है फिर आपको मान के चलना है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। दोस्तों ये जो रेंज है ये डिफ़र क्यों करती है? क्योंकि अलग-अलग किस्म की टेक्निक्स यूज़ होती हैं, अलग-अलग किस्म के इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, अलग-अलग किस्म के केमिकल्स या रिएजेंट यूज़ होते हैं। तो इसमें एकदम से फिक्स कोई संख्या नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लैब टेस्ट है, जो उसकी रिपोर्ट है, उसमें जो रेंज लिखी हुई है, अगर उस रेंज से बाहर है, तो इसका मतलब कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, समराइज़ कर देता हूँ। अगर यूरिक एसिड बॉडी में ठीक-ठाक है, मतलब रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर नहीं है, तो बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब बॉडी की लगभग 50 से 60% एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी है यूरिक एसिड की वजह से। लेकिन जिस मोमेंट ये यूरिक एसिड दोस्तों रेंज से बाहर चला जाता है, फिर ये बिल्कुल उल्टा काम करना स्टार्ट कर देता है कि अब ये बॉडी के लिए फ्री रेडिकल वाला काम करेगा, मतलब बॉडी के अंदर डैमेज पैदा करेगा, ठीक है? तो हमें यूरिक एसिड को अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है, इसको हमें ऐसे ही नज़रअंदाज नहीं करना है। डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेनी है, इसमें मेडिकल सलाह ज़रूर लेनी है, और जो भी हमें डॉक्टर बोलेंगे हमें वो सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ।